प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज ये हमारा एक पहला लेक्चर है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो कुछ भी शुरू करने से पहले आपके साथ में एक थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए कि जो भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड के हैं और जो हमें देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, वो कुछ चीज़ें अपने दिमाग में थोड़ा सा स्थापित कर लें, बैठा लें। हम कोशिश करेंगे कि हम इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हो जाएं। तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप दोनों को फ़ायदा हो सके। मेन यहाँ पर उद्देश्य होगा कि आपको सब्जेक्ट की समझ विकसित करना है, आपको सब्जेक्ट को समझना है, मैथमेटिक्स को समझना है, जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को समझना है। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। इस YouTube चैनल पर 11th और 12th के पूरे NCERT वीडियोस के बाद में 10th के लिए ये हमारा पहला वीडियो है और मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसी क्वालिटी एजुकेशन, ऐसी क्वालिटी मैथमेटिक्स इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें कि आपको किसी कोचिंग या किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। आप स्कूल में पढ़ाई करें और आवश्यकता हो तो आप इन वीडियोस को देखें, जब आपकी मर्जी हो तब देखें और अपनी कोचिंग वाली टेंशन से फ्री हो जाएं। मुझे बड़ा ही दुख होता है जब मैं बच्चों को देखता हूं कि वो स्कूल से भागकर आते हैं, थोड़ा खाना वाना खाया और उसके बाद में कोचिंग भागते हैं, फिर 2, 2.5, 3 घंटे कोचिंग में बैठे रहते हैं, फिर शाम को आते हैं, रात में आते हैं, थक हारते हुए, मुंह लटकाते हुए और थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो उम्र पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, मस्ती करने के लिए और कुछ सीखने के लिए और अपने शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए आपको मिली हुई है, जो गोल्डन पीरियड है आपकी उम्र का, आप उसको एक अननेसेसरी की टेंशन में गंवा रहे हैं, केवल एक रेस में भागते हुए, एक कंपटीशन में भागते हुए। वो मुझसे देखा नहीं जाता है। बीइंग ए एल्डर, बच्चे पढ़ते, लिखते, खेलते, कूदते और मस्ती करते हुए अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश करना चाहता हूं कि वो मस्ती का समय आपको दे पाऊं। तो यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए, भावुक बातें ज़्यादा हो गई, अब चलिए बातें करते हैं 10th का जो मैथमेटिक्स है बेसिकली। और इस 10th के मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। हिंदी मीडियम वाले वास्तविक संख्या के नाम से इसको पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले रियल नंबर के नाम से पढ़ते हैं। क्लास 9th में आपने रियल नंबर को अच्छे से पढ़ा है और आपको ये भी पता है कि इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हिंदी में इनको कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है ना, प्राकृत संख्या। इंटीजर जो होता है वो क्या होता है ये भी आपको पता है, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद में होल नंबर होता है, राइट, होल नंबर होता है, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ये क्या होता है ये भी आपको पता है। इसके बाद में आता है रैशनल नंबर, राइट, रैशनल नंबर क्या होता है ये भी आपको पता है, हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। एंड इसके बाद में इरेशनल नंबर आता है, राइट, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इसके बाद में आता है रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक संख्या, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। आपको यह भी पता है कि नेचुरल नंबर का जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल N, इंटीजर का जो संकेत होता है वो होता है I या फिर कैपिटल Z, और होल नंबर का होता है W, रैशनल नंबर का होता है Q और इरेशनल नंबर का होता है Q डैश और रियल नंबर का संकेत होता है R। और आप ये भी जानते हैं कि इन सभी नंबर्स को हम एक सेट नोटेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि एक समुच्चय के रूप में भी लिख सकते हैं
और इनके अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं ये भी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो अपने 9th की बुक पलटकर समझ लीजिएगा कि ये क्या क्या नंबर्स होते हैं। ठीक, अब इसके बाद में ये तो एक छोटा सा डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद में जो आपकी एक्सरसाइज है पहली, यानी कि जो 1.1 है, उसको शुरू करने से पहले या उसको आप कर पाए उसके लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी। नंबर 1, आपको समझना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, और आपको समझना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये दो चीजें आपको समझनी होगी। आइए जरा पहले इन दो चीजों को समझते हैं और फिर एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। नाउ बच्चों, पहले समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है और ये हमसे कहना क्या चाहता है। इस यूक्लिड डिवीजन लीमा को समझने से पहले आप लोगों को जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके विषय में भी आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों ने ये चीज पहले पढ़ चुकी है और आप इसको करना भी जानते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूं कि मान लीजिए कि आपके पास में दो संख्याएं हैं। कौन सी? मान लीजिए आपके पास में एक है 5 नंबर और एक है 2। ये दोनों ही क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हैं ये दोनों। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 में 2 का डिवाइड करिए, तो आप कहेंगे कि सर ये 2 टाइम जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा 4, और फिर आप 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 का 5 में डिवाइड करते हैं तो जो हमें भागफल है, भागफल हिंदी में इसको कहते हैं क्वोशिएंट, और जो शेषफल है, शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं, ये इंग्लिश में सॉरी क्वोशिएंट कहते हैं क्यू, और रिमाइंडर यानी कि आर, इसको स्मॉल आर से भी लिखा जाता है, एंड इसको कहते हैं हम लोग डिवाइजर। ठीक है ना, डिवाइजर, और हिंदी में कहते हैं इसको भाजक। ठीक है, और इसको कहते हैं डिविडेंड या फिर भाज्य। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल्स टू 2, जिससे आपने भाग दिया, यानी कि यहां पर आएगा डिवाइजर, फिर इसके बाद में भागफल यानी कि जो क्वोशिएंट था वो, और प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर आता है जो कि 1 है। मतलब 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें कि ये जो है ये तो है आपका डिवाइजर, ठीक, ये है आपका क्वोशिएंट और ये है आपका रिमाइंडर। तो आप किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं जिसमें कि एक क्यू क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर आर होता है। ठीक है ना, और जहां पर एक डिवाइजर भी होता है 2। क्लियर? इट मीन्स दैट कि किसी भी नंबर को इस तरह, किन्हीं भी दो नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं अगर उनमें से एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है। तो आप हर किन्हीं भी दो नंबर्स के साथ में जो कि अलग अलग हों उनके साथ में ये प्रक्रिया या ये प्रोसेस दोहरा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कोई भी दो नंबर अपनी मर्जी से ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर ले लिया 30 और फिर आपके बाद आपने ले लिया 5 और आप इन दोनों के साथ में ये प्रोसेस दोहराना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बड़े नंबर को आप छोटे नंबर की सहायता से लिख सकते हैं, छोटे को बड़े की सहायता से नहीं लिख सकते हैं इस प्रोसेस में। तो इस 30 को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 5 इंटू व्हाट, 5 इंटू 6 एंड प्लस 0। मतलब कि ये रहा डिवाइजर, ये रहा क्वोशिएंट और ये रहा रिमाइंडर। सिंपल एज दैट। यानी कि 30 को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हर पॉजिटिव इंटीजर को इस तरह से लिखा जा सकता है। और जब भी आप यहां पर किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं जिसमें कि डिवाइड वाली प्रोसेस को अपनाया जा रहा होता है बेसिकली, तो ये जो रिमाइंडर आता है हमेशा, ये रिमाइंडर आर जो होता है वो हमेशा इस क्वोशिएंट से छोटा होता है, यानी कि जो आपका आंसर होता है उससे हमेशा ये छोटा होगा और ये बड़ा या बराबर होता है 0 से। सॉरी, यहां पर एक गलती हो गई है, क्वोशिएंट नहीं, डिवाइजर। इट मीन्स दैट कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होता है और 0 के बराबर
या उससे बड़ा ही होगा। कभी भी रिमाइंडर या ये जो शेषफल है ये इस डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये इसके बराबर भी हुआ तो फिर एक बार और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और उस केस में जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, जैसा कि यहां पर हुआ है। इट मींस दैट कि ये जो नंबर है आपका, ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर जो है इस डिवाइजर से कभी भी क्या होगा, बराबर नहीं हो पाएगा, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा, और 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। तो जब हम किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि बेसिकली किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अन्य दो इंटीजर्स की मदद से, अन्य दो पॉजिटिव इंटीजर्स की मदद से लिखने का एक तरीका है। और इसको अगर आप शब्दों में कहेंगे तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी है उसके अनुसार ऐसा लिखा है, फॉर गिवन एनी positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfy a is equals to bq plus r, where r is less than b and greater than equal 0। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर, मैं बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख रहा हूं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, suppose that a and b, there exist two integers, what, there exist two integers q and r, q मतलब क्वोशिएंट और r मतलब रिमाइंडर, such that कि आप a इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस r, और आप चाहें तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि ये इस प्रोसेस में जो a है वो बड़ा है b से, मतलब हमने मान लिया है कि a इज ग्रेटर देन b, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, वेयर जो r है वो हमेशा क्या होगा बच्चों, वो हमेशा इस b से छोटा रहेगा और बराबर या बड़ा रहेगा 0 से। b मतलब डिवाइजर बेसिकली, क्योंकि हम b का a में डिवाइड जब कर रहे हैं तो एक क्वोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। तो जब हम किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स को जिनमें कि ये रिलेशनशिप हो को q और r की सहायता से इस रूप में लिखते हैं तो इसी को ही हम कहते हैं व्हाट, इसी को ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आया? और ये जो शब्दों में इन्होंने लिख दिया है ये आप करते आ रहे हैं पहले से ही, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और लिखते कैसे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, आप बड़े नंबर में छोटे का डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन Q है कौन R है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और बेसिकली ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। यानी कि इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम किन्हीं भी दो नंबर्स जिनमें से एक छोटा हो और एक बड़ा हो, और डेफिनेटली दो नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए हम इस प्रोसेस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, और इसकी मदद से आसानी से किन्हीं दो नंबर का हम एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं। तो बच्चों ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये क्या प्रोसेस है और इसकी मदद से कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, आइए मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसको समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। मान लीजिए बच्चों, तो हम A और B का एचसीएफ निकालेंगे जिसमें कि A बड़ा है B से, राइट? B इज द स्मॉलर नंबर देन A। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से कैसे निकालना है प्रोसेस को समझिएगा, फिर एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि बाय
Euclid division algorithm by division Euclid division lemma express A is equals to BQ plus R for integers Q and R। मतलब कि हमने A और B के ऊपर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो लगा दिया और A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R के रूप में उसे लिख दिया। अब आपको ये पता है कि हम ये कैसे लिखते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं इस चीज को। मान लीजिए कि आपने इसको लिख दिया, राइट। नाउ स्टेप नंबर टू, इफ R is equals to 0, then B is the HCF of A and B। अगर आपको R की वैल्यू यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिलती है तो जो B होगा वो A और B का HCF होगा। But if R not equals to 0, then apply lemma, ये यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है वो आपको अप्लाई करना है। अप्लाइड लीमा टू व्हाट, टू, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डिवीजन लीमा जो है वो किसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो आपको अप्लाई करनी है इसके ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? आपको अप्लाई करनी है आप B एंड Q के ऊपर। टू B एंड R, B एंड Q नहीं बच्चों, B एंड R के ऊपर आपको अप्लाई करनी है। यानी कि जो छोटा नंबर था वो और जो रिमाइंडर आया है उन दोनों के ऊपर आपको ये यूक्लिड डिवीजन लीमा को अप्लाई करना है। ठीक, नाउ जब आप ऐसा करेंगे तो फिर से ये इस रूप में लिखा जाएगा, राइट। और फिर से आपको एक R मिलेगा और आपको एक Q मिलेगा। अगर R 0 आ जाता है तो यहां पर ये जो R होगा जो बेसिकली अब B का काम कर रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और अगर R 0 नहीं आता है तो आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं इस चीज को। स्टेप नंबर 3, let B is equals to RQ dash plus R dash। ये मान लीजिए कि आपने इसको लिखा for some Q dash and R dash, और बेसिकली ये पॉजिटिव इंटीजर हैं दोनों। अब मान लीजिए आपने इसको इस तरह से लिख दिया बाय डिवीजन लीमा। ओके, बाय डिवीजन लीमा। लुक एट दैट, यहां पर B को आपने एक्सप्रेस किया है R को डिवाइजर मानते हुए। आपको एक क्वेश्चन मिला है Q डैश और एक रिमाइंडर मिला है, ठीक है। यहां पर फिर वही कंडीशन बनेगी, इफ R डैश इज इक्वल्स टू 0, then R is HCF of A and B। अगर यहां पर R डैश 0 मिलता है तो ऐसी स्थिति में ये जो R है जो कि इससे पहले के केस में रिमाइंडर था, वो जो R है वही आपका HCF होगा। किसका? A और B का। एंड if R dash not equals to 0, then continue this process until remainder is 0। सो स्टूडेंट, अगर R डैश की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में जो R है वही HCF हो जाएगा। किसका? A और B का। और अगर R डैश 0 नहीं आता है तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा
तो उस कंडीशन में उसके पहले वाला जो भी आपने डिवीजन लेमा यूज किया होगा उसमें जो भी रिमाइंडर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है। आपको सबसे पहले ए और बी का जो एचसीएफ फाइंड करना है उसके लिए जो प्रक्रिया अपनानी है, एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक, तो आपको सबसे पहले जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसकी मदद से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में उसे लिखना है। अगर यदि r बराबर 0 आता है तो जो b है वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा ए बी के लिए, और अगर b r की वैल्यू 0 नहीं आती है तो आपको पुनः ये यूक्लिड डिवीजन लीमा को अप्लाई करना है b और r पर। आई रिपीट, b और r पर। यहां पर जो r है वो हमेशा b से छोटा रहेगा, तो आप फिर से इसको इस तरह से लिखेंगे b इज इक्वल टू आर क्यू डैश प्लस आर डैश फॉर सम क्यू डैश एंड आर डैश। ठीक है, कोई क्यू डैश और आर डैश के लिए जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आर डैश 0 आ जाता है तो उस केस में जो आर है वही आपका ए और बी का एचसीएफ होगा, और अगर आर डैश 0 नहीं आता है तो यही प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे आगे किसके ऊपर, आर और आर डैश के ऊपर। अब आर को आप आर डैश के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? तो आई थिंक ये प्रोसेस आपको यहां पर समझ में आई होगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज के ऊपर डायरेक्ट लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उस पहले क्वेश्चन में ही यानी एक्सरसाइज 1.1 में ही हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना सीखना है। तो आप इसका प्रयोग करना भी सीख जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 1.1। ये समझ में तो आ गया था ना? ठीक। सो बच्चों, आइए जरा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और हमें कुल मिलाकर 3 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके लिए हमें एचसीएफ निकालना है। मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बताऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। हालांकि 3 ही क्वेश्चन है। लुक एट दैट। हिंदी में मैं इसको पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला जो प्रश्न है फर्स्ट का वो है 135 और 225 के लिए। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 125 एंड 225 सॉरी, वो ये 135 है और ये 225 है। तो हमें 135 और 225 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो आप ये देखिए कि इसमें कौन सा छोटा नंबर है और कौन सा बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। एक प्रश्न में पूरा इंग्लिश में करूंगा और फिर एक प्रश्न पूरा हिंदी में करूंगा। तो आइए जरा हम इसका एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड थ्योरम से। तो इसको पहले इंग्लिश में करेंगे और बाकी दूसरा क्वेश्चन पूरा हिंदी में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हियर 135 इज लेस देन 225। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, आई रिपीट, यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से क्या 225 को हम लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर या तो आप अलग से डिवाइड करके कर लीजिएगा या फिर अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर लें। जैसे कि अगर आप 135 में से 225 में डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा 135, और आपके पास में आ जाएगा ये यहाँ पे 9 आ जाएगा 90। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपके पास में जो आया है ये तो क्वोशिएंट यानी कि भागफल हो गया, ये रिमाइंडर यानी शेषफल, ये आपका भाजक और ये भाज्य। यानी 225 को आप लिख सकते हैं किस तरह से? आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसे 135 इंटू 1 प्लस 90, यानी कि ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, आपने विभाजन प्रमेय से इसको इस तरह से लिख दिया। ये जो है ये है शेषफल। वास्तव में क्या ये शेषफल शून्य है? नहीं है। इसका मतलब अभी आगे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्या, स्टेप नंबर 1। आप इसे स्टेप नंबर 1 भी कह सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 90 नॉट इक्वल्स टू 0, 90 आया है, 0 नहीं आया है। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर किस किस के लिए अप्लाई करना है, फॉर 135 एंड 90। अब हमें 135 और 90 के लिए फिर से वही डिवीजन एल्गोरिथम अपनाना है। तो अगर आप 90 का 135 में डिवाइड करेंगे, ये आपको लिखना नहीं है उत्तर लिखते समय या प्रश्न को हल करते समय, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो आप देखेंगे कि भैया एक ही बार डिवाइड होगा, यहां पे आएगा 90 और आपके पास में जो रिमाइंडर है वो बच जाएगा 40। तो अब आप इसको लिखेंगे किस तरह से, 135 इज इक्वल्स टू यहां पर आएगा डिवाइजर यानी कि 90, क्वोशिएंट यानी कि 1 और रिमाइंडर आ गया आपके पास में 45। क्या अभी भी रिमाइंडर 45 जो है वो 0 आया है? नहीं आया है, 45 बच रहा है आपके पास में रिमाइंडर। तो आप चले जाएंगे फिर स्टेप नंबर 3 पर। आप यहां पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर व्हाट, रिमाइंडर आपके पास में कितना बच गया है, रिमाइंडर आपके पास में बच गया है, रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 45 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको ये प्रोसेस करती जानी है। तो रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 45, so again by यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ELD, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से, सो अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर किस किस के लिए लगाना है, अब लगानी है हमको 90 और 45 के लिए, फॉर 90 एंड 45। तो जैसे ही आप 90 और 45 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो 90 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी रिमाइंडर कितना आ गया है, अभी रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्थिति में ये जो पिछले वाले स्टेप में रिमाइंडर होता है और इस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो आप यहां पे लिख देंगे सिंस r इज इक्वल्स टू 0, सो HCF ऑफ किस किस का HCF निकाल रहे थे आप निकाल रहे थे 135 और 225 का। तो इन दोनों का जो HCF आया है वो आया है 45, यानी कि इन दोनों के लिए जो आंसर आया है वो है 45। तो आपने जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसकी मदद से 3 स्टेप में HCF निकाला। आपने सबसे पहले 135 225 के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम लगाई, इसमें जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड किया जाता है बड़े में। तो आपने इस तरह से निकाला, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपने फिर से यही चीज किसके ऊपर लगाई, इस रिमाइंडर और इस डिवाइजर के ऊपर। तो आपने इस 135 को 90 से डिवाइड किया तो इस तरह से इसका रूपांतरण हुआ, ठीक। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर आपने 90 और 45 पे यही प्रोसेस लगा दी। इस बार जो रिमाइंडर 0 आ गया, तो जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्थिति में जो डिवाइजर होता है वही जो होता है आपका HCF होता है। तो इस पहले प्रश्न में हमने HCF इस तरह से निकाला। समझ आया कि नहीं आया, पक्का श्योर? तो आप इसको अब नोट कर लीजिए और इसी प्रोसेस से आपको प्रत्येक प्रश्न करना है। जितनी भाषा की जरूरत है आप उतना लिखिए, ओके। नहीं है आवश्यकता ज्यादा मत लिखिए अननेसेसरी समझाने के लिए, जितना आवश्यक है उतना ही काम करें तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर? तो आप इसको नोट करिए। अब मैं अगला प्रश्न करता हूं और उसमें पूरा हिंदी में लिखूंगा। क्लियर? अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसको लेते हैं। उसमें हमारे पास में जो नंबर्स हैं वो हैं 196। सेकंड वाला पार्ट दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है 196 व 2 अंक दिए हैं, नंबर्स दिए हैं 38220।
38220। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 196 छोटा है 38220 से, मतलब कि हम 38220 को 196 से डिवाइड करके इस पर जो डिवीजन एल्गोरिथम लेमा है वो लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले एक काम करते हैं, अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जब 196 से हम डिवाइड करेंगे 38220 को, तो हमारे पास में सबसे पहले ये एक बार डिवाइड होगा तो यहाँ 196 आ जाएगा। फिर हम इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 में से 9 जाएगा तो आपके पास में 8 बचेगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 186 बचेगा आपके पास कुल मिलाकर। और यहाँ पर उतार देंगे आप फिर 2 को, तो ये 1862 हो गया है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसके बाद ये फिर 9 बार जाएगा, तो जैसे ही आप इसको 9 बार करेंगे तो ये 1800 और फिर 9, यानी कि 9 4 36, 1800 में से आप माइनस कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1764, ये आपके पास में इतना आएगा। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करें, माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 98। तो कुल मिलाकर ये आपके पास 98 आ गया। इस जीरो को यहाँ पर उतार दीजिए तो आप देखेंगे कि 980, तो मुझे लगता है कि ये केवल 4 बार जाएगा फिर अब, है ना, क्योंकि 5वीं बार जाने का सवाल हो भी सकता है कि 5 बार चला जाए। तो आइए ज़रा देखते हैं कि 5 बार जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, तो ये 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 5 9 45 और 3 48, ये 8 आ जाएगा और फिर कैरी 4, 5 1 5 और 4 9। अच्छा, ये पूरा पूरा चला गया। अरे ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही बार में काम खत्म हो गया आपका, तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, ठीक, प्रमेयिका से 38220 को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बच्चों? हम लिख सकते हैं इसको 38220 को, आपके पास में डिवाइजर कितना है 196, कितनी बार डिवाइड हुआ, ये आपका डिवाइड हुआ था यहाँ पे 5 टाइम, ये 5, 195 में आप बार डिवाइड हुआ और रिमाइंडर आपके पास में 0 बच रहा है। ठीक, मतलब आपने इसको इस रूप में लिख दिया 196 से जब आपने डिवाइड किया। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, चूंकि यहां शेषफल r बराबर 0 है, अतः दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा भाई? HCF बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 196। सिंपल सी बात है। तो यहां पर बच्चों जो HCF आया है किस किस के लिए, 196 और 38220 के लिए, वो आया है आपके पास में 196। और प्रोसेस आपके सामने है। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम यहां पे लिखते हैं, चूंकि ये यहां शेषफल r नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग 196 और जो भी शेषफल आता उसके ऊपर करने पर, और फिर 196 बराबर हम लिखते, फिर वहां पे शेषफल देखते और यही प्रोसेस चलती रहती जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। जो तीसरा वाला पार्ट है जिसमें कि 867 और 225 है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, वो आप लोग करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इन दो प्रश्नों के माध्यम से जो विधि है कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, वास्तव में ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, लेकिन जब किसी नंबर को हम इस रूप में लिखते हैं तो ये लीमा यानी कि प्रमेयिका की मदद से लिखते हैं। क्लियर हो गया?
तो ये पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अब अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, उस पर आने से पहले आपके लिए थोड़ा सा एक चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अब आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट यानी लिखने का काम ज़्यादा है, मैथमेटिकल काम कम है, यानी समझना ज़्यादा है और फिर लिखना है, राइट। तो पहले जो चीज़ उसमें यूज़ होने वाली है, प्रयोग होने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये पढ़ा है कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। जो इंटीजर होते हैं वो आई होते हैं और बेसिकली उसमें 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ चीज लिखता हूं, आप उसको समझिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है क्या कि 2p एंड 2p + 1 और 2p + 3, इस तरह से मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, ओके। और इसमें कहा है कि p एक पूर्णांक है, यानी कि p इज अ इंटीजर, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई p अगर एक इंटीजर है तो मतलब आप p की जगह पर इंटीजर रख सकते हो, आप 0 रख सकते हो, आप ±1 रख सकते हो, ±2 रख सकते हो। तो जब आप ये रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हम अभी फिलहाल नेगेटिव नंबर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर काम अभी पॉजिटिव नंबर के साथ ही यानी धनात्मक जो पूर्णांक हैं उनके साथ हो रहा है, तो हम नेगेटिव नंबर की जगह केवल पॉजिटिव लेंगे। इन सब में अगर आप p की जगह 0 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप यहां 0 लिखेंगे तो आपको मिलेगा 0, जब आप यहां 0 लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1, जब आप यहां पर 0 लिखेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 3। क्लियर? जब आपने p = 0 रखा तो इन सब जो बनावट थी 2p, 2p + 1, 2p + 3, उन्होंने आपको कुछ ऐसा दिया। जब आप यहां पर 1 लिखेंगे p की जगह पर तो आपको मिलेगा 2, यहां पर आपको मिलेगा, जैसे आपने 1 लिखा तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 यानी कि 3। यहां पर आपको मिल जाएगा कितना? यहां पर मैं 3 की जगह लिख देता हूं 2 और यहां पर लिख देता हूं 2p + 3। तो यहां पर आपको इससे पहले वाले में मिलेगा 2 और यहां पर मिलेगा 3। बहुत बढ़िया। अब जब आप यहां पर p की जगह पर 1 लिखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 4 और यहां पर जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 5। जब आप p की जगह पर 2 लिखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 4, यहां पर आपको मिलेगा 5, यहां पर आपको मिलेगा 6 और यहां पर आपको मिलेगा 7। जब आप इसमें p की जगह 3 लिखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 6, यहां पर आपको मिलेगा 7, यहां मिलेगा 8 और यहां पर मिलेगा 9। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं और इससे आपको समझना क्या है? आपको यह समझना है कि अगर किसी पूर्णांक में 2 का मल्टीप्लाई किया जाए, यानी अगर किसी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको हमेशा इवन नंबर्स ही मिलेंगे, यानी कि सम संख्याएं ही मिलेंगी। सम का मतलब जिसमें 2 का डिवाइड हो जाता है, ओके। इवन नंबर, अ नंबर विच डिविजिबल बाय 2। और उसी तरह अगर 2p + 1 आपको मिल दिया हुआ है और इसमें अगर आप p की जगह पर कोई भी पूर्णांक लिखेंगे तो आपको हमेशा विषम संख्याएं ही मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब कि पूर्णांक का अगर किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा एक इवन नंबर, पूर्णांक में अगर किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 1 को ऐड कर दिया जाए तो हमेशा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं मिलेंगी। और अगर पूर्णांक का 2 में मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 2 यानी कि इवन नंबर ऐड कर दिया जाए तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेंगे। और अगर 3 को ऐड कर दिया जाए तो हमेशा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं मिलेंगी। तो किसी पूर्णांक का 2 में, 3 में, 4 में, 5 में मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको कब कोई इवन नंबर मिलेगा, कब कोई ऑड नंबर मिलेगा, ये चीज थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए और उसका प्रयोग करते हुए भी आना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो करके देख लो कि कब इवन मिल रहा है और कब ऑड मिल रहा है, और जो लिखा है वो सही है भी कि नहीं है, या जो मैं बोल रहा हूं वो सही है भी कि नहीं है, टेस्ट करो। सिंपल सी बात है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया है या आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई है तो अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है
show that any positive odd integer is of the form 6p plus 1 or 6p plus 3 or 6p plus 5 where q is some integer। मतलब वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमें दिखाना है। अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको दिखाने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेयिका है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आइए करते हैं। इसी प्रश्न को मैं हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 का रूप होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब आइए जरा इस प्रश्न को करते हैं हम लोग विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, किस तरह से करेंगे? आइए इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 और ये उसका सॉल्यूशन है। इस तरह से लिखते हैं शुरुआत, लेट a and b are positive integers and let b is equals to 6। और मान लिया हमने कि b जो है वो 6 है। क्लियर? so by division lemma we can write a is equals to 6 into q plus r, 6 into q plus r, where r is less than 6 and greater than equal 0, and what? For some q where q is integer, q भी क्या वास्तव में इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, for some integer q। तो मतलब कि हम अगर a और b दो नंबर्स लें और b बराबर 6 लें तो हम a को इस रूप में लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को इस रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो 6 से हमेशा बड़ा ही होगा या होना चाहिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्लियरली a कैन बी यानी a किस किस रूप में हो सकता है या क्या क्या हो सकता है? a हो सकता है 6q plus 0, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5 and 6q plus 5 तक ही हो सकता है ये, है ना? मतलब कि हम a को इस रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? राइट? अब जरा ध्यान दीजिएगा, लुक एट दैट, बट 6q इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं 2 into 3q, 6q plus 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3q plus 1, और 6q plus 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 3q plus 2। यस और नो? हम इन तीन को इसे और इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आर इवन नंबर्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर q। मतलब कि q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसके लिए ये जो सब हैं ये सब इवन नंबर होंगे, यानी कि सम संख्याएं होंगी। अब क्यों होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि भाई 6q को आपने ऐसा लिख दिया
और ये 2 के गुणा के रूप में है, और 2 में तो आप किसी भी इंटीजर का गुणा करो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। उसी तरह ये भी और ये भी, भाई 2 में आप किसी का भी गुणा कर दो तो आपको सम संख्या ही मिलनी है। तो मतलब ये सारी जो हैं वो क्या है, सम संख्याएं हैं। तो अब बची कौन सी संख्याएं, बची हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। सो रिमेनिंग numbers 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 आर ऑड नंबर्स, ठीक। और यही हमको दिखाना था। भाई आप डिवीजन एल्गोरिथम से या डिवीजन लेमा से a बराबर 6 क्यूब प्लस r, जहां पर r जो है वो 6 से छोटा है या 0 के बराबर है या बड़ा है, तो आप इस तरह की पॉसिबिलिटीज बना सकते हो a के लिए। और यहां पर ये जो है ये सब क्या है, ऑड नंबर है। तो इसके लिए इसके बाद में जो बचे हुए नंबर हैं, क्योंकि जब आप नंबरों की एक सीरीज लेते हो, ये सब एक सीरीज है, क्रम से नंबर है, तो या तो वो नंबर सम होता है या विषम होता है, बस ये 2 ही हो सकते हैं। अगर आप उसमें से सारे सम नंबर या इवन नंबर्स हटा दो तो बचे हुए विषम होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिमेनिंग नंबर्स आर ऑड नंबर्स, और यही आपको दिखाना था। इस प्रश्न को बेसिकली समझना था और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप किसी ऑड नंबर को इस रूप में लिख सकते हो। मतलब ये ऑड नंबर है तो वहां से शुरुआत आपको कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। आपको a और b 2 पूर्णांक लेने पड़ेंगे अपनी मर्जी से। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं कि क्या, आप यहां पे लिखिएगा माना a, लेट a एंड b, यहां पर a को मैं इस गलत तरीके से लिख दिया, लेट a माना a व b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है ना। आप इस तरह से लिख दीजिएगा। और ये लेट का मतलब होता है माना, और माना b बराबर 6। अब इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, अब विभाजन प्रमेय का से हम लिख सकते हैं a बराबर इतना लिख सकते हैं, जहां वेयर का मतलब होता है जहां, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स दिमाग में रख लीजिएगा ताकि मुझे बार बार ना बोलना पड़े। वेयर r की वैल्यू ये होगी फॉर सम इंटीजर q, किसी पूर्णांक q के लिए ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्लियरली ए कैन बी, स्पष्टता ए हो सकता है, स्पष्टता ए के मान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये आपके सामने लिखा है। बट का मतलब होता है लेकिन, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा, है ना। आर इवन नंबर्स फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये सभी धनात्मक समपूर्णांक संख्याएं हैं किसी q के लिए, है ना, किसी q के लिए। अतः शेष संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी। क्लियर, ये यहां पर समझने वाली बात थी। और आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है ना, और एग्जाम्पल नंबर 2 जो दिया हुआ है, वो बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न हैं। और उसमें भी आप जो भाषा है, आप चाहो तो अपनी किताब से वो एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा और फिर वो भाषा चाहे तो आप यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर आपको लॉजिकली दिखाना पड़ेगा कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, और उसके लिए आपको इस लेमा या इस प्रमेय का प्रयोग करना है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
23 की ओर। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, आइए उसे देखते हैं। उसमें लिखा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसको हिंदी में पढ़ते हैं, आइए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 32 सदस्य बैंड वाले हैं, वो आगे चल रहे हैं और आपको उनके पीछे चल रहा है 616 सदस्यों को। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि जो दोनों समूह हैं उनको समान संख्या में स्तंभ बनाने हैं, मतलब कि कॉलम्स बनाने हैं, ऐसे लाइंस बनानी है, ठीक। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। 32 और 616 का HCF निकालना है आपको। इसमें ना तो कोई मेथड दी हुई है ना कोई प्रोसेस दी है, आप दोनों का HCF निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके हम HCF निकाल रहे हैं, तो उसी प्रोसेस से हम HCF निकालेंगे। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे वो ये कह रहा है कि इन 616 लोगों को आप कितने कॉलम्स में बांट दें ताकि ये जो 32 बैंड वाले हैं इनके आगे इक्वल संख्या में क्या हो सके, सेट हो सके। ये हम लोगों से वो कह रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए करना क्या होगा, सिंपल सा, आपको इनके दोनों का HCF निकालना होगा, राइट। सो आप यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेसिकली, आप यहां पर लिखेंगे द नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर्म इज इक्वल्स टू HCF ऑफ व्हाट। HCF किस किस का HCF निकालना है आपको, 32 और 616, 32 एंड 616। अब आपको HCF निकालना है। अब HCF निकालने की प्रोसेस आपको पता ही है कि कैसे निकालना है। तो क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं ये वाला क्वेश्चन कि HCF कैसे निकालना है? आपको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और सेकंड पार्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। आप यहां पर लिखेंगे क्या, वी फाइंड HCF of 32 and 616 by Euclid division algorithm। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, आपको इसकी मदद से निकालना है। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे कि कॉलम्स की संख्या या पंक्तियों की स्तंभों की संख्या बराबर होगा HCF ऑफ 32, यानी कि महत्तम समापवर्तक 32 और 616, इस तरह से लिखिएगा। और यहां पर क्या आप लिखेंगे कि हम 32 और 616 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो भी आप करना चाहें वो करते जाए। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं एक काम। नाउ स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। तो जब 616 को आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में सबसे पहले तो यहां पर आ जाएगा कितना, 32, यहां पर आएगा 1। जब आप ये माइनस करोगे तो दिस इज 9 और यहां पर हो जाएगा 2, 29, ये 6 लिख देंगे आप। देन इसके बाद में फिर आप जाएंगे इसको करने के लिए, आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये 8 टाइम जाना चाहिए, तो 8 टाइम जब आप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा आपका 8 to the 16, 1 हो जाएगा, 8 3 the 24 और 1 25। तो ये आपके पास में इतना आ जाएगा। अगर मैं इसमें 30 को ऐड कर दूं तो आई थिंक ये 9 टाइम चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो 9 टाइम करके देख लेते हैं ना। तो 9 टाइम जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 18 का 8 कैरी 1 एंड देन इसके बाद में आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 और 1 28। तो ये 28 बढ़िया है, ये चला गया इतनी बार।
और यहां पर आपके पास में कैरी जो रिमाइंडर है वो कितना रह जाएगा 8, यानी शेषफल 8 रह जाएगा। मतलब कि आप 32 को लिख सकते हो, वी कैन राइट 616, वी कैन राइट 616 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे इसको 32 इंटू 19 प्लस 8। ये किससे हमने लिखा है? ये हमने लिखा यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यानी कि यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय है उससे। आप चाहो तो यहां पे लिख भी देना है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, तो आप चले जाएंगे फिर स्टेप नंबर 2 पर, ठीक है ना, स्टेप नंबर 2 पर। अब आप डिवीजन जो डिवीजन लेमा है वो किस में लगाएंगे, वो आप लगाएंगे आप 32 और 8 में। नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 32 एंड 8 पर। तो जैसे ही आप ये लगाएंगे इसके ऊपर, तो 32 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0, मतलब कि क्या आ गया आपके पास में, शेषफल 0 आ गया। तो आप क्या करेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो HCF ऑफ 32 and 616 is equals to 4। सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, यहां पर 4 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 8, क्योंकि क्वोशिएंट नहीं लिया जाता है, वो डिवाइजर यूज किया जाता है HCF के रूप में, जिसका कि आप 32 में डिवाइड कर रहे थे। तो यहां पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 कॉलम्स बनेंगे। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा, सो देयरफॉर नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स बनेंगे वो बनेंगे 8, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि हमें यह बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, जबकि m भी कोई इंटीजर है या पूर्णांक है। ये हम लोगों को बताना है। हिंदी मीडियम वाले प्रश्न को अच्छे से समझ लें। तो अब इसके लिए हमें करना क्या होगा बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हम लोगों को फिर वही a मानना है, फिर वही b मानना है। इसके बाद में b को कुछ खास नंबर ले लेना है, क्योंकि इसने हमको 3 और 3m कहा है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, b बराबर 3, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे और दिखाएंगे कि वो इसी रूप में वापस आ जाते हैं नंबर्स। ठीक है ना? आई रिपीट, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। चलिए आइए दिखाते हैं इसको कैसे करना है, और इस क्वेश्चन को मैं पूरा हिंदी में लिखूंगा बोर्ड पर। और बेसिकली हमें इसमें यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है, यानी यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय का है, हमें उसका प्रयोग करना है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, और ये हम उसका हल कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। माना a व b बराबर 3 दो धनात्मक पूर्णांक है। इंग्लिश में इसको लिखेंगे, लेट a एंड b इज इक्वल टू 3 आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तब यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से a को लिखा जा सकता है। By Euclid division lemma, we can write a
क्या लिख सकते हैं हम a को? a इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्यू प्लस आर, जहां r की जो वैल्यू है बेसिकली वो 3 से छोटी होगी और 0 या 0 के बराबर होगी, मतलब 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी और 3 से छोटी होगी। और r व q दो धनात्मक पूर्णांक हैं, राइट? मतलब ये दोनों भी p और q, r और q भी जो है वो धनात्मक पूर्णांक हैं। इट मीन्स q एंड r आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले वर्ड्स पे ध्यान देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो लिखते समय। क्लियर? हिंदी वालों को थोड़े इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं और इंग्लिश वालों को हिंदी के वर्ड सीखने हैं, अगर सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब इसके बाद में आप क्या लिखेंगे? नाउ a can take values, राइट? यानी कि a कौन से मान ग्रहण कर सकता है? अच्छा, मेरे को हिंदी में लिखना था ना। अब a के संभावित मान, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, क्या क्या हो सकता है भाई? क्योंकि r की वैल्यू 0 और 3 तक जा सकती, 3 से छोटी रह सकती है, तो जो a की वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब क्योंकि 3 से छोटी है तो जो आपका a है उसकी ये 3 पॉसिबल वैल्यू ही हो सकती हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा? लुक एट दैट। अब हम लेते हैं 3q का जो स्क्वायर है, अगर हम उसका स्क्वायर करें, ठीक है ना, राइट? तो हमें क्या मिलेगा? 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q। और इस 3q को थोड़ी देर के लिए अगर हम m मान लें, क्या मान लें? m, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू m, जहां m बराबर 3q कोई पूर्णांक है, ओके? वेयर m इज इक्वल्स टू 3q इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा बेसिकली वो। इसी तरह अगर हम 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q प्लस 1, ये आ जाएगा बेसिकली। अब लुक एट दैट, अगर अब आप ध्यान से देखें और इन दोनों में से अगर आप 3q को कॉमन ले लें, तो 3q को कॉमन लेने के बाद में आपके पास में क्या बचेगा? आपके पास में बच जाएगा, ओके, बेसिकली इसको 3q स्क्वायर कर लीजिएगा, ओके? ये ओके, बिकॉज ये q स्क्वायर चल रहा था ना, हमने तो केवल 3 कॉमन लिया था। अब क्योंकि देखो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो आइए जरा करते हैं। अब इन दोनों में से क्या करो, आप 3 कॉमन लो, केवल 3 कॉमन लो, तो अंदर आपको मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस यहां से जब 3 बाहर चला जाएगा तो अंदर आपको मिलेगा 3q और ये प्लस 1। अगर थोड़ी देर के लिए इसको कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया जाए, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको ये भी इसी रूप में मिल जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू m प्लस 1, वेयर, जहां मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 3q एक धनात्मक पूर्णांक है। एक बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहां पर भी m इतना ले लिया और यहां पर m तो आपने इतना लिया था, तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं और इन दोनों संख्याओं के अलग अलग केसेस होने के कारण आप इस संख्या में m कोई पॉजिटिव इंटीजर m के रूप में ले रहे हैं और यहां पर इस पॉजिटिव इंटीजर को m के रूप में ले रहे हैं। तो ये m एक यूनिवर्सल रहेगा सभी नंबर्स के लिए, ऐसा नहीं है। आपको तो ये बताना है बस केवल कि अगर मैं इसको m मान लेता हूं तो जो मेरे पास में रूप बचता है कि 3 इंटू एक पॉजिटिव इंटीजर प्लस 1 का रूप बचता है, बस ये।
आप चाहें तो m की जगह n ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मसलन ये है कि आप उस नंबर का स्क्वायर 3m और 3m+1 के रूप में ही दिखाएं, राइट। भले ही वहां पर फिर m जो है वो अलग अलग a के लिए अलग अलग इंटीजर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने यहां पर m ही ले लिया है, चलेगा, आपको चेंज करना हो कर भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब वह 3q+2 का होल स्क्वायर करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 9q² प्लस ये 6 और 12, ये 12q और ये हो जाएगा 4। अब अगर आप यहां से कितना कॉमन ले लें, आप इसको पहले तो ऐसे लिख दीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू 9q² प्लस 12q प्लस 3+1। आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा और फिर उसके बाद में इन तीनों में से कॉमन ले लीजिएगा 3, तो आपको मिल जाएगा 3, यहां पर आपको मिल जाएगा 3q² प्लस यहां पे आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 4q प्लस 1 और प्लस 1, ये बाहर का है ना। तो इन तीनों में से 3 कॉमन लिया तो इतना आ गया। तो फाइनली अगर आप इसको मान लें m, तो ये बन जाएगा 3m+1, राइट। जहां m बराबर, इस पर्टिकुलर केस में m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि जब आपने एक दो नंबर्स लिए जिसमें कि b बराबर आपने 3 लिया था, b बराबर आपने 3 लिया था, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें b बराबर 3 ही लेना है, सिंपल एज दैट, राइट। यही प्रश्न उठेगा ना अपने हमारे दिमाग में। तो यहां पर मेरा जवाब आपको यह है कि आपको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। जैसे इसमें 3m और 3m+1 कहा है, तो आप यहां पर 3 या 3 का कोई मल्टीपल लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी काम करने में, ठीक है ना। सो हमने यहां पर 3 लिया है, क्लियर। अब क्योंकि आपने जब तीनों का स्क्वायर किया तो तीनों का जो स्क्वायर है वो 3m, 3m+1 और 3m+1 के रूप में आ रहा है। अर्थात संख्या को 3m या 3m+1 के रूप में, संख्या के वर्ग को, सो द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1 के रूप में व्यक्त होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना अपने से, क्या था कि यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। मतलब यह है कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो 3m या 3m+1 के रूप में रहेगा, ठीक है। इट मींस दैट कि आप यहां पर b की जगह कुछ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहां पर 3 भी ले सकते थे, आप वहां पर 4 भी ले सकते थे, आप वहां पर 5 भी ले सकते थे, दिस इज योर चॉइस, ओके। और उस केस में भी जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यही मिलना चाहिए था, क्योंकि बस ये नंबर बदल जाएंगे, ये नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो आपको स्क्वायर ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन आपको मिलेगा बहुत हद तक ऐसा ही। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद में मैं आता हूं कहां पर, अब मैं इसके बाद में आता हूं, अच्छा यहां पर एक चीज और बताने वाली है कि क्योंकि 3m और 3m+1 है ना, तो मतलब कि 3 कॉमन निकलना चाहिए। तो 3 कॉमन जिसमें निकल सकता है, आप जिसके स्क्वायर में से 3 कॉमन निकल सकता है, आपको b वही नंबर लेना पड़ेगा। मतलब कि जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो उसमें से तो 3 कॉमन निकलेगा नहीं। उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उसमें से 3 कॉमन निकल सकता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो उसमें से आपको 3 कॉमन निकल सकता है। तो आप b की जगह पर 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, उसके अलावा आप 9 भी चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें से भी 3 कॉमन निकल सकता है। तो ऐसा नंबर लेना है जिसमें से 3 कॉमन निकले, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है उसके लिए 3 कॉमन निकलना
जरूरी है। अब उसी तरह से हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमसे कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में हमसे कह दिया है कि हमें यूक्लिड के डिवीजन लेमा यानी प्रमेयिका का प्रयोग करके ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब किया जाए तो वो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप में आपको मिलेगा। इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है b, भाई प्रोसीजर तो यही रहेगा, बस b ऐसा सेलेक्ट करना है कि उसमें का जब क्यूब करें तो उसमें से 9 कॉमन निकलना चाहिए, दैट्स ऑल। और बेस्ट होगा कि आप 3 ले लें। अब आप 6 का क्यूब करके देख लीजिएगा कि उसमें से 9 कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 9 आई थिंक निकल जाएगा। इसी तरह 9 भी ले सकते हैं b बराबर, लेकिन लेंगे तो वो जो सबसे छोटा हो। तो भाई शुरुआत बिल्कुल इसकी ऐसे ही करेंगे, इसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा, ध्यान दीजिएगा। शुरुआत आप इसको ऐसे ही करिएगा, यहां से हिंदी में लिख देते हैं, माना a बराबर इतना, b बराबर 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। ओके, यहां है लिखना भूल गए थे, लिख दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको इंग्लिश में लिख चुके हैं, इसलिए दिक्कत नहीं जाएगी। अब तब यूक्लिड के डिवीजन प्रमेयिका से हम a को लिखा जा सकता है, ये बराबर लिख दिया, जहां पर r 3 से छोटा 0 से बड़ा या बराबर होगा और r और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब a के संभावित मान ये हो सकते हैं, ठीक है ना। अब a के संभावित मान ये हो गए। अब हम लोगों को बेसिकली करना है क्यूब किसका, ये जो 3 नंबर अपने पास आए हैं, और जो फॉर्म हमें बनाना है वो देखते हैं बनता है कि नहीं। चलिए आइए, तो यहां पर अब क्यूब करना शुरू करते हैं। क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करना है। चलिए करते हैं। 3q का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27q क्यूब, एंड इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप 9m के रूप में लिख सकते हैं, जहां m इज इक्वल्स टू 3, नॉट 3, इट्स 3q क्यूब, एक धनात्मक पूर्णांक है, वो वैसे ही है जैसा कि पहले था, पूर्णांक है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब इसके बाद में मतलब ये तो 9m के रूप में आ गया, मतलब कि पहला जो उसने कहा था कि इन तीनों में से कोई एक रूप बनना चाहिए, भाई तो ठीक है, इसका तो बन रहा है। अब 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो चलिए भाई a प्लस b का होल क्यूब लगाइए, तो वो होता है a का क्यूब मतलब कि 27q क्यूब प्लस b का क्यूब, उसको बाद में लिखेंगे, फिर उसको लिखते हैं अपन लोग 3a स्क्वायर b, तो 3 मतलब कि फिर से आएगा आपका 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 करेंगे तो इट इज ओके, इट इज अगेन 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, तो 9q इंटू 1, तो 3q, राइट। फिर इसके बाद में आता है b का क्यूब, यानी कि ये 1 आ जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए कि इसमें से क्या आप इन तीनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर इन तीनों में से 9 कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 3q क्यूब प्लस 27 में से तो 9 चला गया, तो ये बन जाएगा फिर 3q स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का q और ये प्लस का 1, जिसको कि अगर इस पूरे को m मान लिया जाए तो ये बन जाएगा 9m प्लस 1, जहां m बराबर ये पूरा लिख दीजिएगा, एक पूर्णांक है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया। अब इसके बाद में 3q प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, फिर लगाइए फॉर्मूला, तो दिस इज इक्वल्स टू 3a क्यूब मतलब 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9q स्क्वायर, और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 27, और b भी है तो ये 54, तो इट्स अ 54q स्क्वायर प्लस 3a यानी कि 9q इंटू 2, तो 9 2 जा 18, तो इट इज 18q प्लस b क्यूब यानी कि 8, राइट। अब लुक एट दैट, अब उसने हमसे क्या कहा था कि प्लस 8,
इन तीनों में से क्या 9 कॉमन निकल रहा है, देख लेते हैं। अगर इस तीनों में से 9 कॉमन ले लें तो 9 कॉमन लेने के बाद ये रह जाएगा 3q³ प्लस यहां से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 6 54 होता है आई थिंक, यस सही है। तो ये हो जाएगा आपका 6q², सॉरी क्यूब था तो यहाँ पर क्यूब लिखना चाहिए था, ठीक है, क्यूब लिख दिया हमने, वो 6q² हो जाएगा। और यहाँ से आपने 9 कॉमन ले लिया तो ये 2q बचेगा और ये प्लस का 8। अगर इस पूरे को m मान लिया जाए तो इसी को लिखा जा सकता है 9m + 8, जहां पर m बराबर ये पूरा का पूरा आप लिख दीजिएगा एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एक ये लिया था, हम बेसिकली जो पॉजिटिव इंटीजर है हमारा वो ये है a, जिसको कि हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। b तो हमने अपनी मर्जी से लिया है ताकि हम कुछ ऐसा बना सकें कि जिससे कि हम रिजल्ट तक पहुंच सकें। सो बच्चों, तो यहां पर m लिख दीजिएगा आप कि m बराबर इतना और एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में देखा तो ज्यादा कुछ नहीं करना था। बेसिकली हम a को रिप्रेजेंट करते हैं डिवीजन लेमा की मदद से इस रूप में, ठीक है ना, और उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इस b का। और इस b को हमें इस तरह से चूज करना है कि जब हम इस b की मदद से डिवीजन लेमा का यूज करें और a को एक्सप्रेस करें तो जो भी इस q के साथ में आएगा, मतलब कि इस क्वेश्चन के साथ जो भी ये आएगा डिवाइजर, बेसिकली b यहां पर डिवाइजर का रोल प्ले कर रहा है, तो जो भी डिवाइजर आएगा मतलब b जो आप चूज करेंगे उसका क्यूब करें तो उसमें से 9 कॉमन निकल जाना चाहिए जो आपकी आवश्यकता है। और अगर फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से 3 कॉमन निकलना चाहिए, और अगर 2 कर रहे हैं तो उसमें से 6 कॉमन निकलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। कॉमन नहीं निकलना चाहिए मतलब 6 रहना चाहिए। तो हमने b बराबर इसलिए 6 लिया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहां पर अब आप नीचे लिख दीजिएगा कि अतः a के क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, को 9m + 1 व 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्न यहां पर कंप्लीट हुआ, और ये आपकी यहां पर जो एक्सरसाइज है जिसमें कि केवल 5 प्रश्न थे वो भी समाप्त हुई। कुल मिलाकर इसमें 4 एग्जाम्पल दिए हैं इस एक्सरसाइज के पहले। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप वो 4 एग्जाम्पल जरूर करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन मैंने आपको यहां करवाए हैं आप उनको भी लिखकर प्रैक्टिस करें। शुरुआत में ऐसा हो सकता है बच्चों कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत जाए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी हो सकता है थोड़ी दिक्कत जाए, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि इस एक अध्याय यानी फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर के बाद में आपको हिंदी इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और इससे फायदा आप दोनों को ही होगा, और खासकर हिंदी मीडियम वालों को होगा कि उनको इंग्लिश के वर्ड्स भी समझ में आने लगेंगे। और हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे वो हैं जिनको ये इंग्लिश वर्ड भी याद रहेंगे आगे और हिंदी के वर्ड्स भी याद रहेंगे, जैसा कि मेरे साथ में हुआ। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, लेकिन हायर मैथमेटिक्स इंग्लिश में पढ़नी पड़ी ग्रेजुएशन के बाद पीजी में, ठीक। दैट्स वाई मुझे ये इंग्लिश के वर्ड्स भी कुछ हद तक आते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। बस इतना ही आता है, बहुत ज्यादा भी नहीं आता है, ठीक बच्चों। तो आई होप कि मेरा जो ये प्रयास है 10th के मैथमेटिक्स को शुरू करके आपको लाभ देने का और थोड़ा सा प्लेग्राउंड में आपको ले जाकर खेलने के लिए समय देने का, वो सफल होगा आगे चल के। जितना हो सके अपने उन मित्रों को जरूर बताएं इन वीडियोस के बारे में, खासकर इस 10th के बारे में, 10th मैथमेटिक्स के वीडियोस के बारे में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और कोचिंग नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की ललक है। आप उनको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।